हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य एवं 18वीं सदी का भारत। इसी पर चर्चा करूंगा। और कल मैंने आप लोगों को उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ाया था और उसकी मृत्यु के बाद जो है वह मुगल सम्राट बनता है, उसी का पुत्र, और इसका नाम था अहमद शाह। और इसका कार्यकाल जो है वह 1748 से 1748 से 1754 इसका कार्यकाल था। अब जो है इसके बारे में डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके काल में जो है जो अफगानी, उसको लुटेरा ही कहेंगे, अहमद शाह अब्दाली, सबसे ज़्यादा हमले जो है, सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो अहमद शाह के कार्यकाल में करता है। आप इसको ध्यान से आप लोग सुने कि अहमद शाह और एक है अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी लुटेरा था, और उसने सबसे ज़्यादा हमले जो है अहमद शाह के शासनकाल में किया था। और अहमद शाह जो है वह विलासितापूर्ण वातावरण में जन्मा था और बड़े लाड प्यार में पला बढ़ा था, इसलिए सैनिक क्षमता इसके पास नहीं थी, शस्त्र कला में माहिर नहीं था, और यह गद्दी पर बैठा था तो इसकी माता जो है उनका नाम था उधम बाई, राजमाता इसकी माता थी। और उनको जो है कुदसिया बेगम भी कहा जाता है, उनको जो है कुदसिया बेगम भी कहा गया है। और उधमा बाई उनका लोकप्रिय नाम था, उसी नाम से थी। और उस राजमाता मतलब अपनी माता के निर्देशन में जो है ये शासन करता है। और बाद में जो है एक वजीर, इसी का वजीर था, उसका नाम था फिरोज जंग, इसका वजीर था फिरोज जंग। और वह मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के साथ जो है मिल करके ये वजीर जो है षड्यंत्र रचता है और माँ और बेटे को जो है कैद कर लेता है और अंधा बना करके मार डालता है। तो कहीं न कहीं आप इससे सिद्ध होता है कि यह भी अहमद शाह भी षड्यंत्रों में मारा गया। अर्थात उस समय जो दरबारी गुट थे, जो तमाम प्रकार के गुट बने थे, वही असली में शासन सत्ता चला रहे थे। अगला है जो है आलमगीर द्वितीय। ये आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट बनता है, और यह मुगल सम्राट बनता है, इसका वजीर था वजीर इमाद उल मुल्क। वजीर इमाद उल मुल्क की सहायता से जो है यह गद्दी पर बैठता है, सिंहासनारूढ़ होता है और शासन करता है। लेकिन यह भी जो है बाद में है इसी वजीर के बदौलत मारा जाता है। फिर जो है भले उसने बनाया, लेकिन बाद में जो है यही षड्यंत्र रचता है और यह भी जो है मारा जाता है। इसका अल्प शासन था। उसके बाद फिर आता है शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अगला सम्राट है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1800, अर्थात 1 वर्ष का शासन था इसका, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय लंबे समय तक पटना और लखनऊ में रहा था, लंबे समय तक। इसका कारण क्या था कि यह भी जो है
जो आंतरिक षड्यंत्र था, षड्यंत्र था, उससे डरता था कि कहीं मैं भी जो है उस षड्यंत्र का हिस्सा न बन जाऊं, मारा न जाऊं। इसीलिए जो है दिल्ली से दूर भागा रहता है और पटना और लखनऊ में जो है ज़्यादा तक समय बिताता है। और इसी के काल में जो है, इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध अर्थात मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये भी ध्यान रखें कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होता है और उसमें जो है अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था और मराठे जो है पराजित हुए थे। मराठों ने भी शाह आलम द्वितीय का जो है वह सहयोग किया था, नहीं तो यह भी षड्यंत्र में मारा जाता। और इसी के काल में जो है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक अलायंस बना था, एक गठबंधन बना था, जिसमें मीर कासिम ने गठबंधन बनाया था। उसमें शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये मिलकर के उसमें लड़े थे और अंत में जो है EIC जीती थी। और इसी में जो है इसी ही के काल में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इसी के काल में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और बाद में जो है EIC का पेंशनर बन गया था। 26 लाख रुपए सालाना इसको पेंशन मिलने लगी थी। यह तो हुआ आपका शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के बाद जो है वो अगला सम्राट मुगल सम्राट बनता है अकबर द्वितीय। अगला सम्राट अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1837 तक रहा। 1837 तक इसका कार्यकाल रहा। और यह क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि EIC के सहयोग से पहला मुगल सम्राट कौन बना। EIC के सहयोग से पहला मुगल सम्राट कौन बना, तो वह बना था अकबर द्वितीय। वह बना था अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय ही जो है अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। और इसने ही राम मोहन राय को जो है वह राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने। और वहाँ जाकर के वो पेंशन संबंधी मामलों को रखते हैं। और बाद में वहीं पर ब्रिस्टल में जो है राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई थी। और इसका एक और अच्छा कार्य था, वह था फूलों वाली सैर इसने शुरू किया था। और फूलों वाली सैर का मतलब जो है वह हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, कौमी एकता जो है बढ़ाने के लिए, प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए इसने एक त्यौहार शुरू किया था, फूलों वाली सैर। फूलों वाली सैर आज भी जो है वह दिल्ली में ये त्यौहार मनाया जाता है। आगे जो है अगला कार्यकाल जो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, क्योंकि यह जफ़र नाम से शायरी करता था। और अब यहाँ से स्थित और देख लें कि ये जो मुग़ल सम्राट थे ये केवल शायरी तक जो है सिकुड़ गए थे, केवल शायरी करने लगे थे। सम्राट जब शायरी करने लगे, इसका मतलब उसके पास काम धाम नहीं था, या तो फिर कामों से वो काम नहीं करना चाहता था। और इसी के काल में जो 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह में जो है निल्सन और हडसन जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन लोगों ने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया था
और 1862 गिरफ्तार करके इसको ले गए थे रंगून में, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। और यह शायरी करता था, मैंने बताया, और इसने लिखा था कि ए जफ़र तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन भी न मिल सकी कूचे यार में। मतलब कि 2 गज जमीन भी तुम्हें भारत में नसीब नहीं हुई। इस तरीके इसने अपना दुख व्यक्त किया था। और इसकी एक बात और कहते हैं कि इसके जब यह बादशाह था तो 2 धोबी जो है वो लड़ते हुए इसके पास पहुँचे थे और कहे कि मुझे जो है आप मुझे जो है वो न्याय दिलाएं। तो इसने कहा कि महाराज, इसने कहा कि आप लोग लड़ कहाँ रहे थे, यमुना के पास कि यमुना के उस पार? तो उन लोगों ने कहा कि यमुना के इस पार। तो इसने कहा कि हम जो है केवल महल तक, दिल्ली के लाल किले तक ही हमारी सीमा है, उसके आगे मेरी सीमा नहीं है। इस तरीके इसने अपनी व्याख्यान दिया था। उसके बाद जो है अब शुरू होता है 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत शुरू होता है। और 18वीं सदी के भारत में 2 तरीके के राज्य बनते हैं। एक तो वो राज्य जो मुगल राज्य के अधीन थे, अर्थात जो मुगल अधिकारी थे, वजीर थे, सूबेदार थे, वही बाद में स्वतंत्र होकर अलग राज्य बनते हैं। जैसे बंगाल, अवध और दक्कन का जो राज्य था, जो दक्कन का राज्य था, उसमें हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बनता, कर्नाटक राज्य बना था। इस तरीके अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक ये कहीं न कहीं से मुगलों की परंपरा से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो शासन व्यवस्था बनाई, जो शासन किया, वह वही परंपरा, मुगलों वाली परंपरा, वजीर, मीर बख्शी, सूबेदार, इस तरीके इसी पद पर ये शासन करते रहे। और ये मुगल सम्राट से ही संबंधित थे, चाहे वो सआदत खां हो, चाहे चिलखिलिच खां हो, चाहे फिर सआदत उल मुल्क खां हो। ये सब जो है उसी मुगल सम्राट से जुड़े थे। और एक दूसरे राज्य जो स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे थे, और उसका कारण था मुगलों की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का सुदृढ़ न होना। और स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे थे मराठा राज्य, त्रावणकोर राज्य और मैसूर राज्य। ये राज्य जो है आपके स्वतंत्र राज्य थे, यह अपने आप बने थे। और उसमें मराठा, पंजाब, मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला, ये जो है राज्य आपके स्वतंत्र राज्य के रूप में थे। और जो आपका रुहेलखंड और बघेलखंड ये जो राज्य बने थे, वह मुगलों से संबंधित ही थे, अर्थात स्वायत्तता के अधीन थे। तो ये 2 प्रकार के स्टेट बनते हैं। और जब ये स्टेट बन रहे थे और मुगलों का शासन क्षीण हो रहा था, उसी समय यूरोपीय शक्तियां भारत में आई थीं और वह चुपचाप जो है यहाँ की समस्याओं को देख रही थी कि कैसे मुगल सम्राटों का शासन क्षीण हो रहा है, कैसे आपस में राज्य जो है वो लड़ रहे हैं। जबकि मराठे और आपके जो है हैदर अली, मैसूर राज्य, ये बहुत ही शक्तिशाली, सुदृढ़ थे, ये अंग्रेज़ों को पछाड़ सकते थे। लेकिन ये आपसी कटुता के कारण जो है एक नहीं हो सके और एक यूरोपीय शक्ति भारत में जो है अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो जाता है। यह
बहुत ही, इस बात को क्या कहा जाए कि यह किस तरीके की बात है, विचारणीय बिंदु था। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगता है कि यूरोपीय शक्तियाँ आकर के और पूरे भारत में वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। विस्मय की बात थी, आश्चर्य की बात थी ये। और वो बैठे बैठे देख रहे हैं, मद्रास से EIC लॉर्ड क्लाइव देख रहा है, और वहीं जो है पुदुचेरी से फ्रांसीसी देख रहे हैं, और गोवा से जो है पुर्तगाली देख रहे हैं। यह, और वो जो है प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध से जो है वो भारत में जम जाते हैं और EIC का शासन शुरू हो जाता है। तो एक राज्य हम लेते हैं हैदराबाद को, राज्य हम लेते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद 1722 में जो निज़ाम उल मुल्क था, जिसका असली नाम था चिनकिलिच खां, और यह, इसकी उपाधि जो थी निज़ाम उल मुल्क के नाम से थी। 1722 में जो है हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। हालांकि इसने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी, इसका मतलब मुगलों के अधीन ही जो ये कार्य कर रहा था, और एक तरीके यह जो है सूबे का मालिक के रूप में कार्य करता है। और जो इसी से सटा हुआ जो राज्य था, आज कर्नाटक इस साइड में है, पहले कर्नाटक इस साइड में था, दक्कन के साइड में, और कर्नाटक से जो शासन हैदराबाद का देखता था वही कर्नाटक का भी देखता था। तो वहाँ पर ये दो राज्य, और यह तुर्कानी गुट का था, मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान का था। यह मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान का वंशज था, और इसका जो वंशज असली था वह आसफ जहाँ वंश का था। यह आसफ जहाँ वंश का था यह। और ऐसा नहीं था कि मुगल सम्राट जब ये राज्य नए बन रहे थे तो उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने रोका। और जो मोहम्मद शाह रंगीला था, सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ या मुगल राज्यों टुकड़े टुकड़ों में बटा तो मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में बटा था। और जब मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में बटता है तो मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलिच खां को रोकने के लिए मुबारिक, ये देखिए नाम जो है वो नाम है मुबारिक खां को भेजा था। और मुबारिक खां जो है वो निज़ाम उल मुल्क से 1724 में शकुरखेड़ा एक स्थान है, शकुरखेड़ा, वहीं पर दोनों से युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो है मुबारिक खां हार जाता है और चिनकिलिच खां जीत जाता है। जब वह जीत जाता है तो इसका एक संदेश जाता है कि मुगल सम्राट से मजबूत है चिनकिलिच खां, निज़ाम उल मुल्क। और एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, निज़ाम उल मुल्क ही 1739 में जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला और सआदत खां को बंदी बना लिया था तो निज़ाम उल मुल्क शांति दूत बनकर गया था और एक संधि करवाया था 50 लाख रुपए में। और उसी की बदौलत जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना मीर बख्शी घोषित कर दिया था निज़ाम उल मुल्क को। फिर अगला हम लेते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था सआदत उल्ला खां, उसका नाम था
सआदत उल्ला खां। देखिए, एक तो हुआ है सआदत खां जो अवध का संस्थापक था, और ये है सआदत उल्ला खां। यह जो है नायब सूबेदार था कर्नाटक का, जिसे कार्नेटिक इंग्लिश में कहा जाता है, कार्नेटिक स्टेट, और कार्नेटिक स्टेट का नायब सूबेदार था। बाद में उसी राज्य का ये संस्थापक बनता है। और आगे हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वार, अगली क्लास में हमारा कार्नेटिक वार होगा। और कार्नेटिक वार जो है वह 1746 से 1763 तक चलता है, जिसमें EIC और फ्रांसीसियों के बीच जो है टक्कर होती है, और 3 युद्ध इसमें होता है। और इस तीसरे युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है, और वहीं से जो है EIC अर्थात रॉबर्ट क्लाइव मजबूत होता है, और फ्रांसीसी जो डुप्ले उनकी हार होती है। आगे जो राज्य है हमारा वो है अवध। अवध अवध का संस्थापक जो था वो सआदत खां था, सआदत खां। और इसका जो उपाधि जो इसको दी गई थी, उसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क। इसकी उपाधि जो थी बुरहान उल मुल्क। 1722 में इसने बंगाल की स्थापना की थी, अवध की स्थापना की थी। और इसने किसानों के हित में अच्छा कार्य किया था। किसानों को जमींदारों से बचाने के लिए एक नई भू राजस्व प्रणाली का जो है भू राजस्व प्रणाली लागू किया था। और यहाँ आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये सआदत खां जो बंदी बना लिया था नादिर शाह ने, और उसी समय जब निजाम उल मुल्क जो है वह संधि करता है नादिर शाह से, तो सआदत खां ने जो है नादिर शाह को कहा था कि आप दिल्ली आइए, और 20 लाख नगद के बजाय मैं 20 करोड़ आपको जो है नगद दिलवाऊंगा। और उसी में जब नादिर शाह दिल्ली आता है और उसने कहा कि अब 20 करोड़ मुझे रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी मैं खाल खिंचवा लूँगा या तुम्हें मार डालूँगा, उसी के डर से ये 1739 में आत्महत्या कर लेता है। और जब आत्महत्या कर लेता है तब इसका भतीजा सफदर जंग, और उसका बच्चे नहीं थे सआदत खां के, उसकी एक लड़की थी, और सआदत खां ने सफदर जंग से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो इसलिए इसका एक दामाद भी हुआ। और सफदर जंग जो है वह अवध का नवाब बनता है। और सफदर जंग के नाम पर दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल सफदर जंग। और सफदर जंग जो है वह 1739 से 1754 तक यह अवध का नवाब रहता है, अवध का नवाब रहता है। और यह 2 करोड़ रुपए नादिर शाह को दिया था। और बाद में जो है इसी का लड़का जो है वो बनता है शुजाउद्दौला। 1754 में जो है वह अवध का नवाब बनता है, अवध का नवाब बनता है। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट, इसी के काल में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उसी में इलाहाबाद और कड़ा को जो है अवध से छीन करके वह दे दिया गया था मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और अवध का अंतिम नवाब जो था उसका नाम था
वाजिद अली शाह। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और वाजिद अली शाह जो है उसकी पत्नी बेगम हजरत महल थी। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने 1856 में अवध को EIC में मिला लिया था। और इसीलिए जो है 1857 की जब क्रांति होती है तब जो है वह तब जो है बेगम हजरत महल विद्रोह कर देती हैं और अंग्रेज़ों से लड़ती हैं और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित करती हैं। तो यह आपका ये इतने राज्य रहे। और बंगाल राज्य मुर्शीद कुली खां ने जो है वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य बनाया था, लेकिन उसने घोषणा नहीं की थी। आगे जो है हम कल 18वीं सदी का जो भारत है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह क्लास जो है ये भले ऑनलाइन है, लेकिन आप इसको इस तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ऑफलाइन की क्लास चल रहा है। इतना विधिवत ढंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। धन्यवाद।